नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक को समझेंगे। जीएसटी वर्सेस ओल्ड टैक्स सिस्टम। ये सिर्फ एक सिलेबस का टॉपिक नहीं है, ये एक ऐसी स्टोरी है जो हर इंडियन सिटीज़न की ज़िंदगी को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। तो आज हम एक जर्नी पे निकलेंगे। पहले ये समझेंगे कि जीएसटी आने से पहले इंडिया में टैक्स का क्या सिस्टम था, फिर देखेंगे कि उस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स थी और फिर समझेंगे कि जीएसटी ने उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया। चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी सीन सेटिंग के साथ। इमेजिन करो कि आप एक छोटे शहर में एक कपड़े की दुकान चलाते हो। ठीक है, आपको कुछ प्रोडक्ट्स राजस्थान से मंगाने हैं, कुछ सर्विसेज दिल्ली से लेनी है और आपका कस्टमर उत्तर प्रदेश का है। अब क्वेश्चन ये उठता है, कितने तरह के टैक्सेस भरने पड़ेंगे, कितने फॉर्म्स फिल होंगे, कितनी कंप्लायंसेस करनी पड़ेंगी। ये सब जानना आज का सबसे बड़ा चैलेंज था और यही प्रॉब्लम था जिसे जीएसटी ने सॉल्व किया। इस प्रेजेंटेशन में हम एक सिस्टमैटिक तरीके से एक कंपैरिजन करेंगे। ओल्ड टैक्स सिस्टम क्या था, उसके क्या नुकसान थे और जीएसटी ने उन्हें कैसे ठीक किया। ये कंटेंट खास तौर पे बीकॉम, बीबीए, एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, साथ ही जो लोग यूजीसी नेट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ो या सुनो, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, रियल लाइफ में भी बहुत काम का है। अब सवाल ये उठता है, जीएसटी से पहले इंडिया में क्या था। चलिए इसे समझते हैं। जब हम प्री जीएसटी एरा की बात करते हैं, मतलब 2017 से पहले का ज़माना, तो इंडिया में टैक्सेस का एक ऐसा जंगल था जिसमें कोई भी बिजनेस इजीली खो सकता था। एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्सेस लगाती थी, दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट अपने अलग अलग टैक्सेस लगाती थी। चलिए एक एक करके देखते हैं वो टैक्सेस कौन से थे। सबसे पहला था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स था जो गुड्स की सेल पे लगता था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर स्टेट का वैट रेट अलग था। राजस्थान में एक प्रोडक्ट पे 4% वैट था, तो महाराष्ट्र में सेम प्रोडक्ट पे 12.5% वैट हो सकता था। तो एक बिजनेस के लिए हर स्टेट का अलग रूल फॉलो करना पड़ता था। ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। फिर था एक्साइज ड्यूटी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था। जब कोई फैक्ट्री कुछ बनाती थी तो गुड्स फैक्ट्री से निकालने से पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लगाती थी और उसके ऊपर फिर वैट भी लगता था सेल पे। मतलब दो अलग टैक्सेस एक ही प्रोडक्ट पे, एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे, एक सेलिंग स्टेज पे। 3 नंबर पे था सर्विस टैक्स। ये तब लगता था जब कोई सर्विस दी जाती थी, जैसे रेस्टोरेंट, कुरियर, आर्किटेक्ट की सर्विस। सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेता था और इसकी रेट अलग थी गुड्स के टैक्सेस से। तो एक रेस्टोरेंट जो खाना भी सर्व करता है उस पे एक ही बार में फूड पे वैट लगता था और सर्विस पे सर्विस टैक्स। अलग अलग कैलकुलेशन, अलग अलग रेट्स, बहुत ही कंफ्यूजिंग था। फिर था सीएसटी यानी कि सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये तब लगता था जब कोई गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल होती थी और इस सीएसटी का क्रेडिट भी नहीं मिलता था खरीदार को। मतलब एक एक्स्ट्रा कॉस्ट जो डायरेक्टली बायर पे आता था। इंटर स्टेट ट्रेड इसलिए बहुत महंगा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। और एंट्री टैक्स और ऑक्ट्रॉय, ये तो बोनस प्रॉब्लम थी। इनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, पर फिलहाल इतना समझो कि इंडिया में गुड्स का कोई एक स्मूथ टैक्स सिस्टम ही नहीं था। हर जगह हर स्टेज पे कोई ना कोई नया टैक्स वेट कर रहा था और इसका सबसे बड़ा नुकसान था कंज्यूमर्स को, क्योंकि इन सब टैक्सेस की कॉस्ट अल्टीमेटली उनके ही पास आती थी। यहाँ एक इंटरेस्टिंग और थोड़ा डराने वाला कॉन्सेप्ट है, कैस्केडिंग इफेक्ट। हालांकि हम पहले के वीडियोस में इसको डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन इसके बगैर जीएसटी की हिस्ट्री अधूरी है, जिसे आम भाषा में कहते थे टैक्स ऑन टैक्स। अब ये क्या होता है, चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
मानो एक मैन्युफैक्चरर ने कोई प्रोडक्ट बनाया जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100 रुपए थी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उससे एक्साइज ड्यूटी लगाई मानो 10%, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई 110 रुपए। अब ये प्रोडक्ट जब मार्केट में बिका तो स्टेट गवर्नमेंट ने उस पे वैट लगा दिया मानो 10%। अब ध्यान से देखो, वैट लगेगा 110 पे, ना कि ओरिजिनल 100 रुपए पे। तो वैट होगा कितना, 11 रुपए। और फाइनल प्राइस क्या हो गई, 121 रुपए। अब रुको, अगर सिर्फ दोनों टैक्सेस डायरेक्टली 100 पे लगता तो टोटल टैक्स होता 10 + 10 यानी कि 20 रुपए। पर कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से टैक्स बन गया 21 रुपए, एक एक्स्ट्रा रुपया। ये एक्स्ट्रा रुपी कहाँ से आया? ये आया क्योंकि वैट एक्साइज ड्यूटी पे भी लग गया, यानी कि टैक्स पे टैक्स। इसी को कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट या टैक्स ऑन टैक्स। अब ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल था 100 रुपए का। रियल लाइफ में जब प्रोडक्ट कई स्टेजेस से गुजरता है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, हर जगह ये कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। एक एस्टीमेट के मुताबिक कुछ इंडस्ट्रीज में इफेक्टिव टैक्स बर्डन 25 से 30% तक पहुंच जाता था, जबकि एक्चुअल टैक्स रेट सिर्फ 10 से 15% थे। बाकी का टैक्स था हिडन टैक्स, जो कंज्यूमर देख भी नहीं सकता था इनवॉइस में। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जीएसटी में एक कॉन्सेप्ट लाया गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मतलब ये कि हर स्टेज पे जो टैक्स पे किया उसका क्रेडिट मिलेगा अगले स्टेज पे। तो टैक्स सिर्फ एक्चुअल वैल्यू एडिशन पे लगेगा, पूरी प्राइस पे नहीं। ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज था जो इंडिया के प्राइसिंग स्ट्रक्चर को कंप्लीटली बदल के रख दिया। कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हुआ और कंज्यूमर्स को फायदा मिला, प्राइसेस ज्यादा ट्रांसपेरेंट और फेयर हो गए। अब बात करते हैं एक और बड़ी प्रॉब्लम की, वैट और इंटरस्टेट ट्रेड की प्रॉब्लम्स। जब हम कहते हैं कि हर स्टेट का वैट अलग था, तो ये सुनने में शायद छोटा लगे, पर प्रैक्टिकली ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, चलिए समझते हैं। मानो आप एक बिजनेस चलाते हो, आपके आपको एक प्रोडक्ट दिल्ली से राजस्थान में भेजनी है। अब क्या होगा, पहले दिल्ली में वैट लगेगा, फिर जब प्रोडक्ट स्टेट बॉर्डर क्रॉस करेगी, सीएसटी यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स लगेगा। और इस सीएसटी का इनपुट क्रेडिट आपको मिलेगा नहीं, ये सीधा कॉस्ट बन जाता था। इसका मतलब प्रोडक्ट महंगा हो गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक स्टेट की बॉर्डर क्रॉस कर गया। और ये सीएसटी का रेट भी अलग अलग था, जनरली 2% था, पर कुछ केसेस में ज्यादा भी होता था। अब सोचना, अगर आप एक पैन इंडिया बिजनेस चलाना चाहते हो तो हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाओ, हर स्टेट का वैट समझो, सीएसटी का हिसाब रखो, और फिर भी पूरा क्रेडिट ना मिले। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में छोटे बिजनेसेस तो टूट जाते थे। एक और बात, एक ही प्रोडक्ट की रेट्स अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग थी। कॉटन फैब्रिक पे केरला में वैट 0% था, पर गुजरात में 4% और हरियाणा में 5%। तो एक मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता था कि वो कहाँ सेल करे, कहाँ ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इसका मतलब मार्केट डिस्टॉर्शन। प्राइसेस कंज्यूमर के बेनिफिट के हिसाब से नहीं, टैक्स अवॉइडेंस के हिसाब से सेट होती थी। और ट्रेडर्स के बीच डिस्प्यूट्स भी बहुत होते थे। एक स्टेट का इंस्पेक्टर कहता था एक चीज के बारे में अलग, दूसरे स्टेट का अलग, कोई यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन नहीं थी। अब देखते हैं जीएसटी के बाद क्या बदला। आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी ने इस पूरी प्रॉब्लम को एक झटके में खत्म कर दिया। एक रेट, एक रिटर्न, सीमलेस क्रेडिट, इंटरस्टेट ट्रेड आसान हो गया। अगली स्लाइड पे हम बात करते हैं एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स के ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स की। ये थोड़ा टेक्निकल लगेगा, पर हम इसे बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले समझो, एक्साइज ड्यूटी गुड्स पे लगता था, स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे, जबकि सर्विस टैक्स सर्विसेज पे लगता था। अब प्रॉब्लम तब आती थी जब कोई बिजनेस दोनों करता हो, यानी गुड्स भी बनाता हो और सर्विसेज भी देता हो। एक आईटी कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलप करती है और फिजिकली सीडी या पेन ड्राइव में डिलीवर भी करती है। अब क्या ये प्रोडक्ट है या सर्विस? इस कंफ्यूजन से डिस्प्यूट होते थे।
टैक्सेस ओवरलैप करते थे और कंपनीज डर में रहती थी। मैन्युफैक्चरर्स के लिए प्रॉब्लम और भी ज्यादा थी। जब फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनता था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी। फिर जब वो सेल होता था, स्टेट वैट लगता था। पर एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट वैट में नहीं मिलता था, दोनों का अलग हिसाब। मतलब मैन्युफैक्चरर ने 10 रुपए एक्साइज भरा, पर जब वैट भरने का टाइम आया तो वो 10 रुपए कोई क्रेडिट यूज नहीं कर सकता था। ये एक्स्ट्रा कॉस्ट सीधा प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड हो जाता था। सर्विस प्रोवाइडर्स की स्टोरी अलग थी। उन्हें एक्साइज से सॉरी उन्हें एक्साइज से कोई मतलब नहीं था। पर जब एक मैन्युफैक्चरर भी सर्विस देने लगा, जैसे आफ्टर सेल्स मेंटेनेंस या इंस्टॉलेशन, तो उस पे अलग से सर्विस टैक्स भी लगता था। एक बिजनेस को एक साथ दोनों टैक्सेस हैंडल करने पड़ते थे। अलग अलग रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती थी, अलग अलग रूल्स फॉलो करने पड़ते थे। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है। इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस पार्ट टाइम कंप्लायंट रहते थे। सीधा मतलब चोरी नहीं करते थे, पर कंफ्यूजिंग रूल्स की वजह से गलतियां होती थी। जीएसटी ने इन दोनों टैक्सेस को कंबाइन करके एक सिंपल स्ट्रक्चर दे दिया। गुड्स और सर्विसेज दोनों सेम फ्रेमवर्क में। अब एक ही रिटर्न, एक ही रेट चार्ट, एक ही टैक्स अथॉरिटी। लाइफ बिकेम मच सिंपलर। अब बात करते हैं एंट्री टैक्स और ऑक्ट्रॉय की। और ये दोनों मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं क्योंकि इनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, पर ये इंडिया के लॉजिस्टिक्स को सीरियसली डैमेज करते थे। एंट्री टैक्स एक स्टेट लेवल टैक्स था जो तब लगता था जब गुड्स स्टेट की बाउंड्री क्रॉस करती थी। ऑक्ट्रॉय और भी लोकल था। ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लेवल पे लगता था जब गुड्स किसी स्पेसिफिक सिटी या म्यूनिसिपैलिटी में एंटर करती थी। मतलब एक ट्रक दिल्ली से मुंबई जाते वक्त पहले स्टेट बॉर्डर पे एंट्री टैक्स, फिर मुंबई म्यूनिसिपल बाउंड्री पे ऑक्ट्रॉय। दो अलग चेक पॉइंट्स, दो अलग पेमेंट्स। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सीमेंट का ट्रक गुजरात से महाराष्ट्र जाता है। रास्ते में स्टेट बॉर्डर पे एंट्री टैक्स का चेक पॉइंट है। ट्रक रुका, ड्राइवर ने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, टैक्स भरा, टाइम गया, फिर आगे बढ़ा। फिर मुंबई में एंटर करते टाइम ऑक्ट्रॉय नाका आया, वहां फिर से रुका, फिर डॉक्यूमेंट्स, फिर पेमेंट। अब इमेजिन करो, एक ट्रक मुंबई तक पहुंचने में 2-3 दिन की जगह 4-5 दिन लेता था, क्योंकि रास्ते में कितने नाके, कितने चेक पॉइंट्स, इसका डायरेक्ट असर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पे था। ट्रक्स रास्ते में घंटे और कभी कभी तो पूरी रात भी नाके पे खड़े रहते थे। ड्राइवर का टाइम, ट्रक का टाइम, फ्यूल सब वेस्ट हो रहा था। एक स्टडी के मुताबिक पीजीएसटी एरा में इंडिया में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जीडीपी का 13 से 14% था, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में ये सिर्फ 8 से 9% है। ये एक्स्ट्रा कॉस्ट क्यों पे करता था कंज्यूमर? और इस सिस्टम में करप्शन का भी बड़ा स्कोप था। चेक पॉइंट्स पे इनफॉर्मल पेमेंट्स होना आम बात थी। ये सब मिलाकर एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी जिसमें इंडियन गुड्स इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव नहीं थे, सिर्फ इसलिए कि उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा थी। जीएसटी के बाद एंट्री टैक्स और ऑक्ट्रॉय दोनों गए। एक इंटीग्रेटेड आईजीएसटी सिस्टम आया जिसमें गुड्स फ्रीली मूव कर सकती हैं। ट्रक सब रुके बिना बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। डिलीवरी टाइम्स घटे, कॉस्ट कम हुई और अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को सस्ता प्रोडक्ट मिला। अब आता है वो मोमेंट जिसका इंडिया का बिजनेस कम्युनिटी काफी टाइम से इंतजार कर रहा था, जीएसटी का आना। 1 जुलाई 2017, ये डेट इंडियन टैक्स हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट है। इसी दिन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंप्लीमेंट हुआ और इंडिया के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को फॉरएवर बदल दिया। अब सवाल ये उठता है, जीएसटी एग्जैक्टली है क्या? सिंपल शब्दों में जीएसटी एक यूनिफाइड, डेस्टिनेशन बेस्ड, मल्टी स्टेज टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज दोनों पे लगता है। यूनिफाइड मतलब एक ही टैक्स कई टैक्सेस की जगह। डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब टैक्स वहां जाता है जहां कंज्यूमर है, ना कि वहां जहां प्रोडक्ट बना। मल्टी स्टेज मतलब हर स्टेज पे लगता है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फाइनल सेल तक।
पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से इफेक्टिव इफेक्टिव टैक्स सिर्फ वैल्यू एडिशन पे ही होता है। जीएसटी तीन पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और इंट्रा स्टेट सप्लाईज पे लगता है। मतलब जब कोई दिल्ली के अंदर ही गुड सेल करे तो सीजीएसटी लगेगा। दूसरा है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता है और भी इंट्रा स्टेट सप्लाईज पे, साथ ही सीजीएसटी के। तो एक इंट्रा स्टेट सेल पे दोनों सीजीएसटी और एसजीएसटी लगते हैं, दोनों अलग अलग। तीसरा है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये तब लगता है जब गुड्स या सर्विसेज इंटरस्टेट होती हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और फिर कंज्यूमिंग स्टेट को उसका शेयर ट्रांसफर करता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है। जीएसटी का कॉन्सेप्ट पहली बार 2000 में सजेस्ट हुआ था, पर इसे इम्प्लीमेंट होने में पूरे 17 साल लगे। कितने डिबेट्स, कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कितने पॉलिटिकल निगोशिएशंस, पर जब इम्प्लीमेंट हुआ तो ये इंडिया के बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म में से एक था। एक नेशन एक टैक्स, ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं था, ये एक विजन था जो इंडिया को इकोनॉमिकली यूनिफाइड बनाना चाहता था। अब हम आते हैं इस लेक्चर के एक सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड पे, ओल्ड टैक्स सिस्टम वर्सेस जीएसटी का डायरेक्ट कंपैरिजन। ये कंपैरिजन को हम डायमेंशन समझेंगे, डायमेंशन बाय डायमेंशन समझेंगे, तो ये पिक्चर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। पहला डायमेंशन है नंबर ऑफ टैक्सेस। ओल्ड सिस्टम में मल्टीपल वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सीएसटी, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय और भी बहुत कुछ। एक बिजनेस को जेन्युइनली याद रखना पड़ता था कि कौन सा टैक्स कब और कैसे लगता था। जीएसटी में एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, बस सिंपल। और आप स्टूडेंट्स के लिए भी फायदेमंद है कि अगर अभी ओल्ड सिस्टम चल रहा होता तो आपको इतने सारे टैक्सेस याद रखने पड़ते, लेकिन जीएसटी में गुड पॉइंट है कि सिर्फ जीएसटी को याद रखो, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी को याद रखो, है ना, मजे की बात। दूसरा डायमेंशन है ट्रांसपेरेंसी। ओल्ड सिस्टम में टैक्सेस हिडन थे। कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से इनवॉइस में शो नहीं होता था कि टोटल प्राइस का कितना हिस्सा टैक्स है। कंज्यूमर को पता ही नहीं था कि वो एक्चुअली कितना टैक्स पे कर रहा है। ठीक है, जीएसटी में हर इनवॉइस पे क्लियरली दिखता है, सीजीएसटी इतना, एसजीएसटी इतना, पूरा ट्रांसपेरेंट, और जीएसटी पोर्टल पे हर ट्रांजैक्शन ट्रैकेबल है। तीसरा डायमेंशन है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओल्ड सिस्टम में फ्रैगमेंटेड था, एक्साइज का क्रेडिट वैट में नहीं मिलता, वैट का क्रेडिट सर्विस टैक्स में नहीं मिलता, हर टैक्स का अपना ही क्रेडिट पूल है। जीएसटी में कॉम्प्रिहेंसिव क्रेडिट चेन, अगर आपने इनपुट पे जीएसटी पे किया तो आउटपुट पे जीएसटी के खिलाफ यूज कर सकते हो। ये सीमलेस क्रेडिट ने इफेक्टिव टैक्स बर्डन बहुत कम कर दिया। इंटरस्टेट ट्रेड, ओल्ड सिस्टम में सीएसटी था, चेक पॉइंट्स थे, डिलेज थे। जीएसटी में आईजीएसटी के थ्रू सीमलेस, एक रेट क्रेडिट मिलता है, कोई बैरियर नहीं। कंप्लायंस, ओल्ड सिस्टम में मल्टीपल रिटर्न्स डिफरेंट अथॉरिटीज को, जीएसटी में एक पोर्टल पे स्टैंडर्डाइज रिटर्न्स। ईज ऑफ बिजनेस, पहले कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली थे, अब रिलेटिवली सिंपलर। ये कंपैरिजन एक बात क्लियरली दिखाता है, जीएसटी ने सिस्टम को सिंप्लीफाई भी किया और मोर इक्विटेबल भी बनाया। हर डायमेंशन पे जीएसटी ओल्ड सिस्टम से बेहतर है। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझेंगे जो हमेशा याद रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग चेन का एग्जाम्पल। चलिए एक प्रोडक्ट लेते हैं, मान लो स्टील शीट्स। ठीक है, तो ये स्टील चेन से गुजरता है, स्टील मैन्युफैक्चरर से फैक्ट्री में, फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर को और रिटेलर से कंज्यूमर तक। ओल्ड सिस्टम में क्या होता था, स्टील मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल खरीदा, उस पे टैक्स लग चुका था। अब जब उसने स्टील शीट्स बनाया और फैक्ट्री को बेची, एक्साइज ड्यूटी लगा। फैक्ट्री ने स्टील खरीदा, उस प्राइस में एक्साइज ड्यूटी भी थी। अब फैक्ट्री ने स्टील यूज करके एक प्रोडक्ट बनाया और डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, फिर से एक टैक्स लगा, वैट। डिस्ट्रीब्यूटर को स्टील की कॉस्ट में पहले वाले टैक्सेस ऑलरेडी इंक्लूडेड थे और अब उसके ऊपर नई टैक्स। डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को बेचा, फिर टैक्स।
रिटेलर ने कंज्यूमर को बेचा, फिर टैक्स, हर स्टेज पे टैक्स, और पिछले स्टेज का टैक्स भी नेक्स्ट स्टेज के प्राइस में इंक्लूडेड। यही कैस्केडिंग इफेक्ट है। कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते इफेक्टिव टैक्स बर्डन बहुत ज्यादा हो चुका था। जीएसटी सिस्टम में क्या होता है, स्टील मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल खरीदा, जीएसटी दिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला, उसने स्टील बनाकर फैक्ट्री को बेचा, जीएसटी चार्ज किया, पर रॉ मटेरियल पे जो क्रेडिट था वो सेट ऑफ हो गया। फैक्ट्री ने प्रोडक्ट बनाया और डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, जीएसटी चार्ज किया, पर उन्हें भी इनपुट क्रेडिट मिली। यही चेन डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर तक चली। हर स्टेज पे टैक्स सिर्फ वैल्यू एडिशन पे, पिछले वाला टैक्स पहले से क्रेडिट हो चुका। न्यूमेरिकल कंपैरिजन करें तो एक स्टडी के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग चेन ओल्ड सिस्टम के कंपेयर जीएसटी ने इफेक्टिव टैक्स बर्डन 20-25% तक रिड्यूस कर दिया सर्टेन कैटेगरीज में। कंज्यूमर को सीधा बेनिफिट, कम प्राइस, या मैन्युफैक्चरर को ज्यादा मार्जिन, दोनों पॉसिबिलिटीज थी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जीएसटी का डिजाइन किया गया था, सीमलेस इनपुट क्रेडिट जो पूरे सप्लाई चेन में फ्लो करे। और इस एक फीचर ने इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्लोबली मोर कॉम्पिटिटिव बना दिया। अब हम आ गए हैं अपने आज की लेक्चर के लास्ट स्लाइड पे, की टेकअवेज यानी कंक्लूजन। ये स्लाइड एक समरी है, पर हम इसे सिर्फ पॉइंट्स की तरह नहीं पढ़ेंगे, हम इसे स्टोरी की तरह क्लोज करेंगे। जब हम प्री जीएसटी एरा में वापस जाते हैं तो एक केओटिक पिक्चर दिखती है। मल्टीपल टैक्सेस, ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शंस, कैस्केडिंग इफेक्ट्स, इंटरस्टेट बैरियर्स, ये सब मिलाकर इंडिया का इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स जंगल था। बिजनेसेस में अनसर्टेनिटी थी, कंप्लायंस बहुत एक्सपेंसिव था, और कंज्यूमर्स जानबूझकर या अनजाने में ज्यादा पे कर रहे थे। एक स्मॉल मैन्युफैक्चरर के लिए तो ये सिस्टम जेन्युइनली नाइटमेरिश था। फिर आया जीएसटी 1 जुलाई 2017, और इसने क्या बदला? पहली चीज, कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हुआ। अब टैक्स सिर्फ एक्चुअल वैल्यू एडिशन पे लगता है। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है, उसने इंश्योर किया कि हर बिजनेस को सिर्फ अपने हिस्से का टैक्स पे करना पड़े, पिछले स्टेज का नहीं। कंज्यूमर्स को डायरेक्टली इसका बेनिफिट मिला, प्राइसेस ट्रांसपेरेंट और बहुत से केसेस में कम हो गए। दूसरी चीज, कंप्लायंस सिंप्लीफाइड हो गई। पहले के रिटर्न्स, कई अथॉरिटीज, कई पोर्टल्स, अब सिर्फ एक जीएसटीएन पोर्टल, स्टैंडर्डाइज रिटर्न्स, डिजिटल कंप्लायंस। छोटे बिजनेसेस के लिए ये रिलीफ था। कंपोजिशन स्कीम जैसे प्रोविजंस ने उन्हें और भी आसान बना दिया। तीसरी बात, ट्रांसपेरेंसी आई। अब हर ट्रांजैक्शन ट्रैकेबल है। इनवॉइस मैचिंग से टैक्स इवेजन मुश्किल हो गई। गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज्यादा प्रेडिक्टेबल और स्टेबल हो गया। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरस्टेट ट्रेड फैसिलिटेट हुआ। एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, सीएसटी सब गए। आईजीएसटी ने इनकी जगह ली। ट्रक्स अब बिना रुके बॉर्डर्स क्रॉस कर सकती हैं। इंडिया की लॉजिस्टिक्स ज्यादा एफिशिएंट हो गई। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है? जीएसटी एक इम्परफेक्ट सिस्टम है, अभी भी इम्प्रूवमेंट्स की जगह हैं, रेट्स अभी भी ऑप्टिमाइज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी और बेटर हो सकती है, पर कंपेयर टू व्हाट वी हैड बिफोर ये एक मैसिव लीप फॉरवर्ड है। वन नेशन वन टैक्स ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं, ये एक इकोनॉमिक विजन है जो इंडिया को यूनिफाइड मार्केट बनाता है। और यही विजन समझाना या समझना आज के लेक्चर का सबसे बड़ा टेक अवे है। बाय बाय।